हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो हम लोग अभी चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट ख़त्म कर लिया था हम लोगों ने। तो उसमें हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना था कि चार्ज हम लोग क्या होता है, चार्ज कैसे परफॉर्म करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जान लिए थे। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको करंट बताऊँगा कि करंट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th पढ़ रहे हैं, अभी क्लास 10th पढ़ रहे हैं, क्लास 10th पढ़ रहे हैं और चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक, इसका पार्ट 2 वीडियो है, ये पार्ट 2nd वीडियो है। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी गर्मी की छुट्टियों में यूट्यूब पर या अपने ये जो भी है, सॉरी यूट्यूब ही है, तो इसके ऊपर ना फिज़िक्स का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँ 10th का। ठीक है ना, ऐसा मेरे टारगेट रखा है अभी। ईश्वर देखिए कहाँ तक सपोर्ट करता है। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बीच में अगस्त तक ख़त्म करेंगे, जुलाई तक ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 में हमने कहा था आपसे कि हम शुरू करेंगे बेटा करंट से। किससे शुरू करेंगे बेटा, करंट से। बहुत सुंदर टॉपिक है ये, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इतनी सुंदर टॉपिक है कि क्या बताएं। करंट, करंट को हम लोग डिनोट करते सबसे सीधी बात आई से या स्मॉल आई से, आई से या स्मॉल आई से। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं या स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। क्या होता है करंट, सबसे पहला पॉइंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, चार्ज, जिससे आपके घर में बिजली आती है। कि चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का बेटा फ्लो होना ही क्या कहलाता है, करंट। जैसे मान लो ये एक वायर है, मान लो ये वायर है, वायर में यहाँ से क्या निकल रहा है, चार्ज। क्या निकल रहा है, चार्ज। जैसे मान लो इतनी दूर में से यहाँ से निकला होगा चार्ज, और इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में लग गया होगा टाइम t, टाइम लग गया होगा t। तो करंट ये कहता है कि Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या I इज इक्वल्स टू लिखेंगे कैपिटल Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड होना। अच्छा, तो I इज इक्वल टू, अगर Q/T मैंने पढ़ा तो Q का यूनिट हो गया बेटा कूलम्स, टाइम की यूनिट हो गई बेटा क्या, सेकेंड। तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, करंट की यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी कूलम्स पर सेकेंड। पर इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा, इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा, एम्पियर। क्या होगी बेटा, एम्पियर। क्या होगी मेरे बच्चे, एम्पियर होगी। तो कोई पूछ ले 1 एम्पियर कितना, कहोगे सर 1 एम्पियर करंट कितनी, तो कहोगे सर 1 एम्पियर करंट इतनी होती है 1 कूलाम। अगर सर 1 सेकंड में ट्रेवल कर जाए, 1 कूलाम, अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में ट्रेवल कर जाए तो वो क्या होगा सर, 1 एम्पियर की करंट होगी। वो क्या होगा बेटा, 1 एम्पियर की करंट होगी। बात समझ में आई, हाँ या ना बोलो। अच्छा मेरे बच्चे, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर, ये होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल दूँगा। क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है सर, देखो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन तो होती है लेकिन ये होती स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपने कोई सर्किट में, जैसे मान लो सर्किट, अभी मैं सब समझाऊंगा। ये सर्किट है, ये है बैटरी, ये है क्या प्लस पॉइंट, ये है क्या माइनस पॉइंट। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो नेगेटिव पॉइंट से निकलता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो करंट होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बहती है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव आता है। तो करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी चीज़ है कि जो स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी डायरेक्शन अपने पास रखती है। तो करंट, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहोगे सर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स, या और कह देंगे अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में। समझ में आया, क्यों इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, जब इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाएगा तो करंट उसके, सॉरी जब इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा या राइट हैंड साइड में जाएगा, तो करंट जो है लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी, क्योंकि करंट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस से निकलती है। और जो फ्रिक्शन फोर्स का बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये फ्रिक्शन फोर्स का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है करंट। अगर आप अपने हाथ रगड़ते हो तो गर्म हो जाता है ना,
ना, बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हो रहा है। तो जो सबसे सुंदर एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स का, वो क्या है? करंट ही है। कि करंट किससे आ रही है? फ्रिक्शनली फोर्स से आ रही है। समझ आई मेरी बात? कितना सुंदर एग्जांपल है, फ्रिक्शनली फोर्स से आ रही है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि करंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, कुछ लोग कहते हैं, किसी बुक में लिखी होती है, ठीक, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है। पर लेकिन जब बाद में कंक्लूजन आया मेरे बच्चे, जब एकदम आखिरी में कंक्लूजन आया, तो बोला गया करंट इज़ टेंसर क्वांटिटी। एक नई क्वांटिटी का इजाद दिया गया जिसे बोला गया करंट इज़ टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला गया? टेंसर क्वांटिटी, जो स्केलर वेक्टर दोनों हो, जो स्केलर वेक्टर दोनों हो। जैसे एग्जांपल में प्रेशर भी होता है, प्रेशर भी होता है, ये भी टेंसर क्वांटिटी होती है। समझे कि नहीं समझे? इसके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, पर लेकिन क्लास 11th में एक टॉपिक है वेक्टर एडिशन लॉ, ये उसको फॉलो नहीं करता। ये किरचॉफ्स लॉ अलग फॉलो होता है, ठीक है ना? तो उसको आप 11th में पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन ये जान लो कि अगर कोई कहता है स्केलर है तो ठीक है, कोई कहता है वेक्टर है तो भी ठीक है, लेकिन लिटरली होती है टेंसर क्वांटिटी है। हाँ, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप स्केलर पर ही टिक करके आएंगे, ठीक है? ये है करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू बाई मतलब कूलाम्स पर सेकेंड होता है। इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। 1 एम्पियर होता है 1 कूलाम पर सेकेंड। स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ये करंट बह रही है, देखो ये करंट बह रही है। बात समझ में आई मेरी बात? तो करंट कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर से, सॉरी, करंट कैसी क्वांटिटी होगी? टेंसर क्वांटिटी। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी क्या होता है? प्रेशर होता है। तो करंट समझ में आया? जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इसका मतलब चार्ज ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? चार्ज ट्रेवल कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? वायर के थ्रू कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है? वायर के थ्रू कर रहा है। बात समझ में आई मेरे बच्चे? हाँ या ना बोलिए। बात समझ में आ गई? चलो ठीक, इतना छाप लो, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। पूछते हैं सर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट। क्या बेटा? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट को ही क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सर मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बैटरी हो गई, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ से करंट बह रही है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी मैं आगे चल के आपको सब समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। ये V क्या होता है, R क्या होता है, I क्या होता है। I तो समझ ही गए होगे, करंट होती है, ठीक है? I तो समझ ही गए होगे, करंट होती है। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। चले, अब कुछ करंट का हम लोग वो निकाल लेते हैं, न्यूमेरिकल छोटा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तो है नहीं इसमें। फिर भी देखो, चार्ज अगर आपको Q दिया गया है 4 कूलाम, क्या दिया गया है बेटा? 4 कूलाम का चार्ज दिया गया है। टाइम दिया गया है 2 सेकेंड का। तो करंट बताओ, तो करंट इज इक्वल टू जाएगा Q बाई टी। तो Q हो गया 4 कूलाम अपॉन टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड। आंसर आ गया कितनी? 2 एम्पियर की करंट जा रही है। बात समझ में आया? कुछ इसमें मैं आपको सफिक्स बता देता हूँ, सफिक्स बता देता हूँ। सफिक्स जान लीजिए, सफिक्स, मेरी बात समझिए। सफिक्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सफिक्स होता है 10 की पावर -3 को मिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिली। अगर करंट में है तो मिली एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिली। 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? माइक्रो। माइक्रो को म्यू बोलते हैं, इसको म्यू MHU, ये ग्रीक वर्ड है, म्यू एम्पियर। 10 की पावर अगर -9 है तो उसे बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बेटा पीको, नहीं नैनो बोलते हैं, ठीक। 10 की पावर -12 है तो उसे बोलते हैं बेटा नैनो। क्या बोलते हैं? नैनो। 10 की पावर अगर -10 है तो उसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक। ऐसे ढेर सारी चीज़ें होती हैं। 15 होता है, फर्मी होता है, पर इतना जानते रहो, मिली और म्यू तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल अगर और चाहो तो देख सकते हो, क्वेश्चन अगर ये दिया गया है, करंट दी गई है 6 एम्पियर की, टाइम दिया गया है 3 सेकेंड का, तो चार्ज बताओ कितना? तो Q इज इक्वल्स टू, सॉरी I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई टी। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो I कितनी है? 6, टाइम कितना है? 3, आंसर आ गया 18 कूलाम चार्ज आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीज़ समझ में आई? करंट का मामला समझ में आया आपको? बोलिए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो
आगे बढ़ें, इतना पहले छाप लो जल्दी से। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। इतनी चीज़ समझ में आई। चलो एक और चीज़ हम तुमको समझाते हैं। इसके बीच में एक होता है बेटा एमीटर। एक क्या होता है टॉपिक? एमीटर। एक डिवाइस होती है एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होती है। इट इज़ अ डिवाइस। ये क्या है? डिवाइस है। डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू, जिसका काम होता है क्या? विच इज़ यूज्ड टू measure the current in circuit। सर्किट में क्या नापता है बेटा? ये करंट नापता है। देखो सर्किट बनाता हूँ छोटी सी। अगर मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये आपका प्लस चार्ज है पॉइंट है, ये माइनस चार्ज है, यहाँ से करंट बह रही है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपकी बैटरी। तो जो एमीटर है मेरे बच्चे, वो हमेशा इधर लगाया जाता है। समझ में? चाहे इधर भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। और एक ये है, ये है, ये है, यहाँ चाहे जहाँ लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस सेम वायर में लगाओ। अगर आपको किसी पाइप से पानी निकलता देखना है तो इसकी स्पीड कैसे जानोगे? पाइप के सामने खड़े हो जाओगे। अगर मान लो कि किसी पाइप से आप पानी से अपनी गाड़ी, कार या आप धुल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका फ्लो देखना है, तो कैसे जानोगे? कहोगे सर पाइप के जस्ट सामने मैं अपनी उंगली रख दूंगा, अपनी बॉडी का पार्ट हाथ रख दूंगा, तो पता चलेगा कि जितनी तेज़ झटका मारेगा उतनी तेज़ मुझे उसका प्रेशर पता चलेगा। कि दूसरी पाइप उसी में से डाल के ऊपर से नापोगे। ऐसे मान लो अगर ये एक पाइप है, यहाँ से पानी निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, तो नापने के लिए यहाँ पे अपना हाथ रखोगे ना कि यहाँ से एक पाइप जॉइंट करके यहाँ पे रखोगे। सेम पाइप में ही क्या रखोगे? जहाँ से पानी निकल रहा है उसी के जस्ट सामने ही तो उसका फ्लो चेक करोगे ना, कि कहीं दूसरी जगह से चेक करोगे। तो सेम बात यही कहता है। इसको बताने का इंटेंशन मेरा इतना था कि जो एमीटर होता है, एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड connected with series in circuit, with series में होता है। सीरीज का मतलब एक वायर, सीरीज इन सर्किट। हमेशा जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज़ में लगा होता है। मतलब जिस वायर में करंट नापनी है उसी में, देखो सेम वायर में लगा हुआ है। तो एमीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द करंट इन सर्किट। बात समझ में आई? तो एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विथ सीरीज इन सर्किट। सर्किट में हमेशा कैसा होता है बेटा? सीरीज़ में लगा होता है। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बोलिए। इसको ए से डिनोट करते हैं एमीटर को। ठीक। तो सर्किट के अंदर अगर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अगर ये सर्किट है तो सर्किट में एमीटर कहाँ लगेगा? कि दोस्तों सर्किट में एमीटर यहाँ लग जाएगा, चाहे वहाँ लग जाएगा, सेम वायर में ही लगेगा। बात समझ में आई? हाँ ना बोलिए। हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे अब आगे, पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको विस्तार से थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया जाए, ठीक है ना। तो इसके चलते मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इसमें बहुत सा वर्क डन बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चलो जाने दो, इसी में ही वीडियो में बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 मिनट का टाइम है, समझा देंगे आपको। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है। पहले बात जान लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जैसे मान लो ये तुम्हारा स्कूल है, ये क्या है? तुम्हारा स्कूल है। स्कूल में ढेर सारे बच्चे हैं, ठीक। एक कोई छोटा बच्चा है जो कि अपने घर पे है। कहाँ है? अपने घर पे है, होम है। इस पॉइंट को मान लो ए है और इस पॉइंट को, स्कूल को मान लो पॉइंट क्या है तुम्हारा? बी है।
इस छोटे बच्चे को स्कूल में कौन लेकर के आएगा जब ये पहली बार स्कूल आएगा? कहोगे कि सर इसके पेरेंट्स लेकर के आएंगे। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। कौन है वो है एक्सटर्नल एजेंट है, बाहरी वर्क करना पड़ेगा। वो कौन है? एक्सटर्नल एजेंट है कि वो अपने बच्चे को होम से कहाँ लेकर के आएंगे? स्कूल में लेकर के आएंगे। ठीक है, ये वर्क डन करेंगे। ठीक, तो जब बच्चा अपने घर पे होगा उसका अपना अलग सिनारियो होगा और उसके रहने का तरीका अपना अलग होगा। लेकिन जब बच्चा स्कूल में आएगा, छोटा बच्चा, तो अपना ड्रेस पहन के आएगा, बॉटल लेकर के आएगा, टिफ़िन लेकर के आएगा, सब बेहतरीन तरीके से स्कूल आएगा। तो उसका पोटेंशियल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। घर पे रहेगा, इत्मीनान से रहेगा, घूम रहा है, फिर रहा है, लोअर पहना है, टी शर्ट पहना, छोटा सा बच्चा है, बढ़िया आराम से बिना सैंडल के भी घूम रहा है। लेकिन जब वो स्कूल आएगा, कभी देखें छोटे बच्चे को जब स्कूल आते हैं कितनी दिक्कत देते हैं, आना नहीं चाहते हैं स्कूल। तो सेम यही चार्ज भी करता है कि इधर आना नहीं चाहता है, पर ज़बरदस्ती वर्क डन करते हैं बाई एक्सटर्नल एजेंट से। ज़बरदस्ती वर्क डन करते हैं हम लोग कि तुम यहाँ से यहाँ चलो, स्कूल चलो पढ़ने, तो वही वर्क करते हैं। ठीक, तो हमेशा क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस को लिखते हैं डेल्टा से, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वी से। ठीक, तो तुम लोग पढ़े होंगे डेल्टा अगर वी है तो डेल्टा का मतलब क्या है? डिफरेंस है। तो डिफरेंस कहाँ से? कहते सर इनिशियल पोटेंशियल, सॉरी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, कि बच्चे का जब स्कूल पहुंचा यहाँ का पोटेंशियल और माइनस करेंगे घर के पोटेंशियल में, तो होगा क्या? वही जो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन बच्चा। ये छोटा बच्चा है, ये जो छोटा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। ठीक है ना? तो बच्चा कहाँ पहुँच जाएगा स्कूल में? यहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे ढेर सारे बच्चे पहले से रखे हों। पर इन बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? इस बच्चे से। पर ये आना नहीं चाहेगा। ठीक है ना? ये आना नहीं चाहेगा, इसको खींच के लेकर के आएंगे, चलो स्कूल चलो, चलो स्कूल चलो, रोएगा, गाएगा, लेकिन तब भी हमें स्कूल से लेकर के आना ही आना है। ये स्कूल नहीं आना चाहेगा, हम ज़बरदस्ती इसको खींच के लेकर के आएंगे। लेकिन खींचते वक्त बस इतना ध्यान रहे कि उस बच्चे को चोट ना लगे। उस चोट को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन, यहाँ लिख देता हूँ सुंदर सा पहले, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन याद रहे उस बच्चे को चोट ना लगे। विदाउट एक्सेलरेशन के बिना ही लेकर के आना है बच्चे को, बिना हर्टिंग के। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? कहते सर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बच्चे के स्कूल का पोटेंशियल माइनस घर के पोटेंशियल से अपॉन क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। सीधी बात जानो, वर्क डन बाई चार्ज। उस बच्चे के ऊपर कितना वर्क डन करेगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट। कौन लाएगा? एक्सटर्नल एजेंट। अब सीधी भाषा में जानो, बच्चा भूल जाओ। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में किया गया वर्क डन ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बात समझ में आई? अब इसको सीधी लैंग्वेज में समझो, बच्चा भूल जाओ। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे वर्क डन टू मूव द वर्क डन टू मूव, वह कार्य टू मूव अ चार्ज from one point, from a point A point to B point। बात है वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट वी। और नीचे नोट में क्या लिखेंगे? विदाउट एक्सेलरेशन क्या होगा? विदाउट एक्सेलरेशन से लाना है। अच्छा, तुम कह दो कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? विदाउट एक्सेलरेशन क्यों कह रहे हैं? अगर एक्सेलरेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा। इतनी बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक, अब कहोगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे स्कूल में दिया गया है या मेरी नोट्स में दिया गया है या मेरी बुक में दिया गया है। तो समझो कि बस यही साकार, ये जो चार्ज है स्मॉल चार्ज है और ये प्लस चार्ज कैपिटल क्यू है, ये पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ? बी पे। ये चार्ज कहाँ पे रखा हो? इन्फिनिटी पे। अब इस पे किया गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाई विदाउट एक्सेलरेशन। तो तुम्हें पता है
इन्फिनिटी पे सारी चीज़ें लगभग क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। तब क्या कहलाएंगे, बस ये चार्ज ए पॉइंट पे ना रख करके कहाँ रखा गया है, किसी इन्फिनिटी पे रखा गया है, किसी इन्फिनिटी पर रखा गया है। तो समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट क्या, यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल को V इज इक्वल्स टू होता है W/Q। यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो हम बताते हैं कि अगर हम डिफरेंस लेते हैं डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V माइनस क्या इनिशियल पॉइंट था इन्फिनिटी पे, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इन्फिनिटी वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो डेल्टा V बराबर क्या आ गया, V एट B ही तो बचा, इज इक्वल टू क्या, W/Q। और हम इसको मात्र कंसीडर कर लेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। हालांकि होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक मूव, किसी चार्ज को यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज लिखना, यूनिट चार्ज यहाँ पे, हाँ, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय एक्सटर्नल एजेंट विदाउट एक्सेलरेशन को ही क्या कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या डेल्टा V इज इक्वल्स टू VB माइनस V इज इक्वल टू W/Q। बस एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न मैं आगे देता हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जानते रहो, आपके अंदर की बातें जानते रहो। और वही पोटेंशियल क्या होता है कि बस यही चार्ज जो ए पॉइंट पे ना रह करके कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। इन्फिनिटी पे रखने से क्या हो जाता है कि सारी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी पे 0 हो जाती है। तो V इज इक्वल टू सीधे क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क को बोलते हैं बेटा जूल, क्या बोलते हैं बेटा, जूल। चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, कूलाम्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा जूल पर कूलाम्स, जूल। अरे सॉरी बेटा, बीच में लाइट चली गई थी और जब मैं दोबारा वीडियो कंटिन्यू किया तो गलती से वीडियो कट हो गया तो चल नहीं पाया। तो इसी वीडियो में मैं इसको मिला के बता दूंगा। चलो ठीक है, मैंने इतना पढ़ाया है तो समझते चलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्स। तो इसकी यूनिट बन जाती है जूल पर कूलाम्स, जूल पर कूलाम्स। इसकी SI यूनिट बोलती है वोल्ट या वोल्टेज आप लोग बोलते होंगे। 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर 1 कूलम्स, स्केलर क्वांटिटी होती है। एक चीज़ होता है बेटा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए किया जाता है। ये हमेशा कैसी होती है बेटा, ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, अगर देखोगे कि यहाँ से मान लो ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ से करंट निकली तो यहाँ से एमीटर से करंट नापी गई, फिर करंट यहाँ से गई, कुछ खर्च हुई होगी और फिर यहाँ पे निकली तो देखिए करंट का कुछ अंतर आ रहा था। तो हमने क्या किया, एक अलग से तार लिया इस पॉइंट से और इस पॉइंट की, जहाँ करंट खर्च हुई तो उसी की पॉइंट से निकाला और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया और यहाँ ला के जोड़ दिया। तो वोल्ट मीटर ने ये बता दिया कि करंट कितना खर्च हुआ या पोटेंशियल डिफरेंस कितना खर्च हुआ या चीज़ें कितनी खत्म हुई, कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन किया, किसने किया, चार्ज ने। क्योंकि करंट ही तो क्या होता है, चार्ज होता है कि नहीं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा V होता है। डेल्टा V क्या होता है, कह दोगे सर वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन से किया गया चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में किया गया वर्क डन। तो डिनोट करते हैं डेल्टा V से, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसको लिखेंगे कैसे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के। बात समझ में आई। अब पूछोगे सर एक्सेलरेशन क्यों नहीं, तो मैंने इसके पीछे भी बताया हुआ है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू किसके है, वर्क डन है, और वर्क डन ही क्या होती है, यू एनर्जी होती है। वर्क डन ही क्या होता है बेटा, एनर्जी होती है। ठीक, और आपने पढ़ा हुआ है टोटल मैकेनिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी को ही वर्क डन बोलते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो सकता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमको प्रूफ करना है कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, जो पोटेंशियल है वो वर्क डन के क्या है, बराबर। देखो इक्वल निशान लिखा हुआ है ना, इक्वल टू। तो हमें कुछ भी करके क्या करना होगा,
काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना होगा। अब काइनेटिक एनर्जी को जीरो कैसे करें? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² माइनस हाफ mu²। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो m 1/2 और m कॉमन ले लिए तो क्या बच गया v² माइनस u²। तो v² माइनस u² आप थर्ड इक्वेशन से पढ़े होंगे क्या होता है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया 2as रख दिया। 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट। तो बच गया क्याmas। m क्या है मास है, ए क्या है एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन को जीरो कर दें, वहाँ लिखा है ना विदाउट एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिखा है ना विदाउट एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन को जीरो कर दें, क्या कर दें एक्सेलरेशन को जीरो कर दें, इसका मतलब टोटली क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो। तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बेटा थोड़ा सा वीडियो हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, क्योंकि बीच में से मेरे 2-3 बार चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे अगर आप कमेंट में लिख देंगे ना, तो मैं आपको फिर से वो चीज़ें समझा दूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ है। बाकी इस वीडियो को 1-2-3 बार देखते रहेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बाद एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है, थैंक्स।